हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश चंद्र चौहान। गीता देवी एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। टुडे आई विल डिस्कस क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ ब्रेक्स। व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ गिवन ब्रेक्स एंड व्हाट आर द टेस्ट परफॉर्म ऑन द ब्रेक्स। Last lecture we discussed about the brake definitions, manufacturing of brakes, classification of brakes. Now today we discuss about the quality and testing of brakes. So first point, the brake should be at least table molded, well burnt and free from cracks. ठीक है, पहला पॉइंट दे रखा है कि जो ब्रिक हमारी होना चाहिए, यानी क्वालिटी की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो हमारी ब्रिक होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, टेबल मोल्डेड हमारी ब्रिक होना चाहिए। यह ध्यान रखना है हमेशा। क्यों होना चाहिए कि यदि टेबल मोल्डेड यदि हमारी ब्रिक होगी तो जो डायमेंशन होगी हमारी ब्रिक की वो सारी क्या होगी, हमारी स्टैंडर्ड डायमेंशन या प्रॉपर शेप और साइज हमको देखने को मिलेगी। और यदि मान लो ग्राउंड पे यदि मोल्डेड यदि ब्रिक है हमारी, तो जो उसकी शेप वगैरह होगी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब या अनइवन हो सकती है। ओके, तो जो हमारी ब्रिक होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, टेबल मोल्डेड हमारी ब्रिक होना चाहिए। इसके अलावा टेबल मोल्डेड के अलावा वो कैसे होना चाहिए, वेल बर्न्ट होना चाहिए, अच्छी तरह से पकी हुई होना चाहिए, ना ओवर बर्न्ट होना चाहिए और ना ही अंडर बर्न्ट होना चाहिए। ओके, यानी वेल बर्न्ट हमारी ब्रिक्स होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, द ब्रिक शुड बी एटलीस्ट टेबल मोल्डेड एंड वेल बर्न्ट एंड फ्री फ्रॉम एनी क्रैक्स। ठीक है, यानी ब्रिक्स के अंदर कोई क्रैक्स वगैरह भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम ब्रिक्स को मार्केट से परचेस करने जाते हैं या जहाँ पर भी हमको लेना है, ठीक है, इनकी जो भट्टी वगैरह होती है वहाँ से यदि हमको बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन या किसी भी टाइप का यदि हमको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जहाँ पर भी हम रैंडमली ब्रिक के जो भट्टे वगैरह होते हैं वहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर भट्टे में रैंडमली हम क्या करेंगे, 3 से 4 ब्रिक हमको सिलेक्ट करना है। ठीक, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे, फील्ड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे बाकी और। ठीक, पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो हमारी ब्रिक होना चाहिए वो टेबल मोल्डेड होना चाहिए, अच्छी तरह से पकी हुई होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक, सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है, डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट के लिए पहला पॉइंट दे रखा हमारा कि जो ब्रिक होना चाहिए वो कैसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए शेप और साइज का। अभी मैंने बताया कि जो टेबल मोल्डेड जो हमारी ब्रिक होगी यदि वो है तो उस कंडीशन में जो उसकी शेप और साइज होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक, और यूनिफॉर्म यदि शेप और साइज यदि होगी तो हमारी डायमेंशन हमको देखने को मिलेगी, प्रॉपर जो डायमेंशन हम जो मेजर करते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। जो हमारी स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है ब्रिक्स की वो होती है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ये हमारी ब्रिक्स की क्या होती है, प्रॉपर डायमेंशन होती है। इसके अलावा यदि हम इसमें मोटार यदि हम फिल करते हैं, मोटार के साथ में यदि हम ऐड करते हैं विथ मोटार, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स। तो उस कंडीशन में हमारी ब्रिक्स की जो डायमेंशन हो जाएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी एक एक डायमेंशन जो रहेगी सेंटीमीटर में वो हमारी तीनों डायमेंशन में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, इसके अलावा एक और ब्रिक होती है हमारी कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, जिसकी डायमेंशन क्या होती है, थोड़ी सी हमारी इससे ज़्यादा होती है, 22.4 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर, ये हमारी ब्रिक्स की साइज होती है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रिक का वेट की हम बात करते हैं कि एवरेज जो वेट होता है हमारी ब्रिक्स का वो कितना होता है। ठीक है, तो एवरेज जो वेट होता है ब्रिक्स का वो 3.5 kg के आसपास होता है, यानी 3.5 kg जो होता है वो एक एवरेज वेट होता है, 3.5 3.6 kg एवरेज वेट होता है। अच्छी क्वालिटी की यदि ब्रिक है, अच्छे से यदि कॉम्पैक्ट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में गुड क्वालिटी ब्रिक्स की जो वेट होगा एवरेज वो कितना होगा, 3.5 से 3.6 kg के अराउंड होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम टोटल यदि हम वेट करते हैं कि टोटल जो वेट होना चाहिए 1 मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है, वेट जो होना चाहिए 1 मीटर क्यूब के अंदर जो ब्रिक का वेट होना चाहिए वो 1800 kg हमारा ब्रिक का वेट होना चाहिए। ठीक है, ओके क्लियर। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमारा आता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट का मतलब ये होता है कि द ब्रिक शुड बी प्रोड्यूस क्लियर मेटालिक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विथ ईच अदर। ओके, यानी हम यदि आपस में दो ब्रिक्स को यदि हम स्ट्रक करते हैं
दो ब्रिक्स को यदि हम आपस में स्टक करते हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए, उनके बीच में थोड़ी सी मेटल टाइप टन टाइप जो आवाज़ डेवलप होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ब्रिक है वो अच्छे से पकी हुई है, अच्छे से कॉम्पैक्टेड डेंस है। ठीक, इसके अलावा जो यूनिफॉर्म शेप और साइज होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक, प्रॉपर डायमेंशन होना चाहिए हमारी ब्रिक्स के अंदर 19x9x9 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड। और यदि नॉमिनल की यदि बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर हमारी डायमेंशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है तीनों डायमेंशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर टेस्ट। द ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म होमोजेनियस स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल द सेक्शन, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी वॉइड्स। ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया, ठीक है, कि हमारा जो टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा जो कलर होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, कलर। ठीक है, कलर की यदि बात करते हैं तो कलर भी हमारा कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, रेड चेरी कलर होना चाहिए। कैसा दोस्तों, रेड चेरी कलर। ठीक है, रेड चेरी या कॉपर, रेड चेरी कॉपर कलर हमारी ब्रिक्स का होना चाहिए। इसके बाद पॉइंट की हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये यहाँ पे हमारा लैब टेस्ट होता है। ठीक है, ये जो हमारा कैसा है, लैब टेस्ट है। ठीक है, ये लैब के अंदर परफॉर्म किया जाता है और ये भी हमारा लैब के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा ये वाला जो टेस्ट है लास्ट वाला, ये भी हमारा लैब के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये वाला टेस्ट भी लैब के अंदर, ये तीनों टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे वो फील्ड टेस्ट है, यानी हम फील्ड पे ही परफॉर्म कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो हमारी ब्रिक है, ये जो एंट है वो किस टाइप की ब्रिक है। ठीक, एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए बात करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यानी वाटर जो एब्जॉर्व करना चाहिए 24 आवर्स में। ठीक है, 24 आवर्स में जो वाटर जो एब्जॉर्व करना चाहिए वो कितना एब्जॉर्व करना चाहिए। तो हमने क्लासिफिकेशन में बात की थी, 4 टाइप्स की हमारी क्या होती है, ब्रिक्स होती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक होना चाहिए वो 20% हमारे एब्जॉर्व करना चाहिए। ठीक, सेकंड क्लास की ब्रिक होना चाहिए वो 22 एब्जॉर्व करना चाहिए और थर्ड क्लास की जो ब्रिक होना चाहिए वो 25% तक क्या होना चाहिए, पानी एब्जॉर्व करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्रेसिव स्टेज की हम बात करते हैं, ये भी हमारा लेबोरेटरी टेस्ट है। तो जब हम कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन पर हम चेक करते हैं ब्रिक को, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक होना चाहिए वो 10 न्यूटन पर mm² तक हमारा क्या होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ आना चाहिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आना चाहिए। ठीक, इसके बाद सेकंड क्लास की जो ब्रिक होती है उसकी स्ट्रेंथ 7.5 तक आना चाहिए और थर्ड क्लास की ब्रिक जो होती है 3.5 तक आना चाहिए। यानी मिनिमम यदि हम स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, कि जो ब्रिक होना चाहिए हमारी, तो मिनिमम जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 3.5 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 3.5 न्यूटन पर mm² मिनिमम किसी भी टाइप की जो ब्रिक होगी वो उसकी क्या होगी, मिनिमम स्ट्रेंथ आना चाहिए। इससे यदि कम यदि स्ट्रेंथ आ रही है तो उस पर्टिकुलर ब्रिक्स को हम किसी भी स्ट्रक्चरल पर्पज़ के लिए उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिलिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी हमको फिलिंग वर्क करना है, वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा स्ट्रेंथ की नहीं बात करते थे, एक और भी क्लास है फर्स्ट क्लास के अलावा, एक और भी ग्रेड जिसको हम बोलते हैं IS कोड के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड होता है ब्रिक्स का, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास ब्रिक के बाद एक और क्लास की ब्रिक आती है, उसको हम बोलते हैं AA क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, AA क्लास ब्रिक बोलते हैं हम। ठीक है, AA क्लास यानी AA क्लास बोलते हैं उसको। और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, AA क्लास, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 14 न्यूटन पर mm² उसकी स्ट्रेंथ होती है दोस्तों। ठीक, इससे ज़्यादा किसी भी ब्रिक्स की स्ट्रेंथ नहीं होती है। इसके बाद 7 पॉइंट पर हम आते हैं। ठीक, तो ये दे रखा हमारा टफनेस टेस्ट। टफनेस इसका मतलब होता है कि द ब्रिक शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन ड्रॉप्ड। द ब्रिक शुड नॉट बी ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन ड्रॉप्ड ऑन लेवल ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर। यदि हम ब्रिक्स को क्या कर रहे हैं, 1 मीटर की हाइट से यदि हम उसको फ्लैट ग्राउंड पे यदि हम ड्रॉप कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, तो ब्रिक्स हमारी टूटना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स की खासियत होना चाहिए। इसके बाद हार्डनेस टेस्ट के लिए बात करते हैं, तो ब्रिक्स के ऊपर जो हम फिंगर नेल जो हमारी होती है, ठीक है, रेंडमली कोई भी हमने ब्रिक का सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है, हाथ में लेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिंगर नेल के थ्रू हम क्या करेंगे, उस पर स्क्रैच करेंगे, तो उसके ऊपर इंप्रेशन नहीं आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, फिंगर नेल के थ्रू यदि हम स्क्रैच करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी इंप्रेशन हमारा क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसके बाद लास्ट में दे रखा हमारा अल्कली टेस्ट। तो अल्कली टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो यह भी लेबोरेटरी टेस्ट है कि द ब्रिक व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट शो एनी फ्लोरेंस एंड स्टेनिंग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
कि यदि हम ब्रिक्स को 24 आवर्स के लिए हम क्या करते हैं, 24 से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सिर्फ 1 घंटे की हम बात करते हैं कि 1 घंटे तक यदि मान लो हमने ब्रिक्स को क्या किया, पानी के अंदर इमर्स करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि पानी के अंदर डुबोने के बाद में पानी की ब्रिक क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्व कर लेंगी और उसके बाद में 2 से 3 बार ये प्रोसेस करना रहती है और उसके बाद देखते हैं कि ये जो हमारा वाइट कलर के दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, वाइट पेचेस जो दिखाई दे रहा है ये ब्रिक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि होना चाहिए तो वो कितना होना चाहिए वो हम आगे टेस्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है ज़्यादा यदि एरिया कवर कर रहा है ब्रिक्स का, इसका मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% तक होना चाहिए मिनिमम ये, ठीक, मैक्सिमम। अब टेस्ट हमने देख लिए हैं। अब यदि हम फर्स्ट क्लास ब्रिक या अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक होना चाहिए यदि उसकी हम बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक्स की यदि बात करें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक की यदि हम बात करते हैं तो अभी हमने सारा टेस्ट परफॉर्म कर लिए है, ठीक है। तो पहला पॉइंट दे रखा है कि द ब्रिक शुड बी टेबल मोल्डेड होना चाहिए, वेल बंट होना चाहिए, ठीक है, टेबल मोल्डेड होना चाहिए, वेल बंट होना चाहिए, ठीक है। कलर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कॉपर कलर या रेड कलर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी क्रेक्स विद शार्प एंड स्क्वायर एंगल्स होना चाहिए और जो कलर जो होना चाहिए वो कैसा यूनिफॉर्म और थोड़ा सा ब्राइट कलर होना चाहिए, एक जैसा कलर होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट जो हमारा दे रखा है कि द ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म शेप एंड स्टैंडर्ड साइज, यानी यूनिफॉर्म शेप होना चाहिए, उसकी 19x9x9 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट भी लिखा है कि यदि हम 2 ब्रिक्स को आपस में क्या करते हैं, स्टक करवाते हैं तो उनके बीच में मेटालिक रिंगिंग साउंड डेवलप होना चाहिए, ठीक। इसके बाद यदि हम यूनिफॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, क्रिस्टलाइन जो होना चाहिए उसके अंदर स्ट्रक्चर, कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक हमारे 20% तक एब्जॉर्व करना चाहिए, 22 सेकंड क्लास, ठीक है, 24 आवर्स के लिए हम पानी के अंदर उसको इमर्स करवाते हैं। तो फिर द ब्रिक शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस, ये हमने देख ही लिया है कि जो हमारी ब्रिक से है यदि उसको हम क्या कर रहे हैं, फ्लैट ग्राउंड पे यदि 1 मीटर हाइट से ड्रॉप करके देख रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रिक होना चाहिए वो थर्मल कंडक्टिविटी पे होना चाहिए, यानी इन केस यदि मान लो कभी आग लग जाती है तो वो इजीली आग को कैप्चर नहीं करना चाहिए, आग को पकड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक। कॉम्प्रेसिव स्ट्रिप की हमने बात देखी लिए, 3 न्यूटन मिनिमम होना चाहिए और 14 मैक्सिमम होना चाहिए, ओके। नाउ टेस्ट ऑन ब्रिक्स, ठीक है, टेस्ट ऑन ब्रिक्स के लिए हम बात करते हैं। अभी हमने देखे कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह देखिए, ठीक। वैसा ही यहाँ पे हमारा पहला दे रखा है साइज एंड शेप एंड कलर टेस्ट। साइज क्या होना चाहिए, हमारी शेप कैसे होना चाहिए, रेक्टेंगुलर साइज जो होना चाहिए हमारी कैसे होना चाहिए, 19x9x9 सेंटीमीटर में, ठीक है। इसके बाद जो शेप होना चाहिए वो हमारी कैसे होना चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए। कलर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए हमारा, रेड कॉपर रेड चेरी कलर होना चाहिए, ठीक है, ओके। इसके बाद साउंडनेस की यदि हम बात करते हैं तो साउंडनेस टेस्ट के अंदर हमारा जो साउंड आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, रिंगिंग मेटालिक साउंड आना चाहिए, ठीक है, रिंगिंग मेटालिक साउंड, मेटालिक यानी टन टाइप की थोड़ी सी आवाज़ आना चाहिए, ठीक। इसके बाद यदि हम हार्डनेस टेस्ट की बात करते हैं तो हार्डनेस टेस्ट में क्या आ जाएगा हमारा कि फिंगर नेल्स के यदि हम स्क्रैच कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। और स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 1 मीटर हाइट से हम यदि उसको ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टूटना नहीं चाहिए। ये दोस्तों हमारे कुछ क्या होते हैं, फील्ड टेस्ट होते हैं जो कि हम ब्रिक्स को परचेज करने जाते हैं जहाँ पर भी, ठीक है। तो ये इतने सारे टेस्ट हम आसानी से चेक कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर ब्रिक्स की प्रॉपर्टी या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी विशेषताएं के बारे में हम पता कर सकते हैं कि किस क्वालिटी की ब्रिक्स है, अच्छी है या नहीं है, ठीक। इसके बाद कुछ टेस्ट से क्या होता है, लैबो टेस्ट भी होते हैं। 3 जो टेस्ट दे रखे हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और एफ्लोरेसेंस टेस्ट, ये हमारे लैब के अंदर परफॉर्म किए जाने वाले टेस्ट हैं, ठीक। पहला जो टेस्ट दे रखा हमारा ब्रिक्स का, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी हमारा ब्रिक्स वगैरह है तो वहाँ से हम क्या करेंगे, लैब के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ध्यान रखना है ना, फील्ड बेस को हम परफॉर्म नहीं कर सकते। इसमें तो हमको क्या करना है, रैंडमली हमको क्या करना है, मिनिमम 3 ब्रिक्स है ना, 3 से 5 ब्रिक हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पर भी हमारे पास ढेर लगा हुआ है ब्रिक्स का, तो 3 से 5 ब्रिक्स हम क्या करते हैं, इसको रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में उनका हम क्या करते हैं, वेट लेते हैं, ठीक है। रैंडमली हम क्या करते हैं, कम से कम 3 है ना, मिनिमम 3 ब्रिक हमने यदि ली है
तो हमको क्या करना है, उनका रेंडमली 3 ब्रिक्स हमने सिलेक्ट किए, उनके बाद में हमको क्या करना है, उनका अलग अलग हमको क्या करना है, वेट लेना है। तो तीनों ब्रिक्स का क्या आ जाएगा हमारे पास W1 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 W1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास तीनों ब्रिक्स का इनिशियल वेट आ जाएगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, उसको 24 आवर्स के लिए, ठीक है, 24 आवर्स के लिए हमको क्या करना है, पानी के अंदर हमको क्या करना है, इमर्स करना है। जो भी हमारे बकेट दे रखी है इस टाइप से हमको पानी के अंदर क्या करना है, उसको इमर्स करना है, डुबो के रखना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, उसका वेट लेना है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, वेट लेना है, तो वो आ जाएगा हमारा W2, ठीक। तीनों ब्रिक्स का अलग अलग वेट आ जाएगा हमारा W2 W2 W2। और उसके बाद में दोस्तों हमको क्या करना है, W1 W2 हमारा आ गया, इनिशियल वेट आ गया हमारा W1, और फाइनल वेट भी हमारा आ गया आफ्टर 24 आवर्स के बाद W2। इसके बाद हमको क्या करना है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट परफॉर्म करना है। तो उसकी कैपेसिटी फाइंड करना है कि उस पर्टिकुलर ब्रिक ने, या जितनी भी हमने पर्टिकुलर ब्रिक ली है, उन्होंने 24 आवर्स में कितना पानी एब्जॉर्ब किया, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन हमको कैपेसिटी निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 इंटू 100, ठीक। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, उन तीनों ब्रिक्स का, या जितने भी हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स लिए उनका अलग अलग हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी निकाल सकते हैं, और पता कर सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर ब्रिक्स है उसने 24 आवर्स में कितना पानी एब्जॉर्ब किया है। ओके, यदि मान लो 20% तक यदि वो पानी एब्जॉर्ब कर रही है तो वो हमारी फर्स्ट क्लास वाली कैटेगरी में आएगी। 22% तक यदि वाटर एब्जॉर्ब कर रही है तो वो 22 है ना, सेकंड क्लास में चली जाएगी। और थर्ड क्लास वाले जो ब्रिक होगी वो 25% तक, एंड मोर देन 25% से यदि ज़्यादा है तो हमारी फोर्थ वाली कैटेगरी में चली जाती है जहाँ ब्रिक्स में भी से, ठीक। इसके बाद सेकंड टेस्ट होता है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। कॉम्प्रेसिव टेस्ट जो होता है वो कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है, उस पर हम टेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक। ये हमारा कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है, ठीक। इसके अंदर हमको क्या करना है, रेंडमली इसमें भी हमको 3 से 5 ब्रिक रेंडमली हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर डायमेंशन हम मेज़र कर लेंगे जो भी स्टैंडर्ड होती है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, उसको मेज़र करेंगे कि हमारी डायमेंशन जो है वो हमारी एक्चुअल मिल रही है या नहीं मिल रही, हो सकता है थोड़ी बहुत कम भी हो या थोड़ी बहुत ज़्यादा भी मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, उसका सरफेस एरिया मेज़र करेंगे इसके लिए, ठीक है। सरफेस एरिया मेज़र करेंगे तो ब्रिक्स का हम एरिया मेज़र करेंगे, ठीक है। तो लेंथ और जो भी विड्थ रहेगी वो हमारी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है, एरिया आ जाएगा। इसके बाद में जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, है ना, स्ट्रेंथ जो होती है उसका फार्मूला होता है, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, लोड डिवाइड बाय एरिया, ठीक है, लोड डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। ये हमारा जो एरिया था। लोड कौन सा वाला आप, तो ये जो हमारी कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, इस कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में पुट करने के बाद में हम लोड अप्लाई करते हैं यूनिफॉर्मली, और उसके बाद में जैसे मशीन हमारे यूनिफॉर्म लोड अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, लोड हमारा बढ़ता जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उस कंडीशन पे जाके हमारी जो ब्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो उस फेल्यूअर लोड को या उस मैक्सिमम फेल्यूअर लोड को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और उसके बाद में जो भी इस ब्रिक का सरफेस एरिया उसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर ब्रिक्स का हमारी क्या जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। ओके, अब थोड़ा सा टेस्ट को थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि कैसे टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके अंदर कि रेंडमली हमने 3 से 5 ब्रिक हमने क्या करे, सिलेक्ट किए, और उसके बाद में उन ब्रिक्स को हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे पहले, ठीक। और ड्राई करने के बाद में हम क्या करते हैं, उनके जो ऊपर वाला फ्रोग वाला जो पोर्शन होता है, गेप वाला जो पोर्शन होता है, उस गेप वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, मोर्टार फिल करेंगे, सीमेंट और सैंड जो होती है ना, उससे हम क्या करेंगे, उस गड्ढे को क्या कर देंगे, हम फिल कर देंगे सीमेंट सैंड वाटर मिला के, है ना, मोर्टार बनाएंगे या मसाला मिलाएंगे, और उसको हम क्या करेंगे, प्लास्टर कर देंगे उससे, यानी उसका जो लेवल है वो बिल्कुल क्या कर देंगे, एकदम सरफेस लेवल कर देंगे, उस गड्ढे को हम फिल कर देंगे, है ना, फ्रोग वाले पोर्शन को। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको हम एक बैग के अंदर हम क्या करेंगे, लपेट देंगे, जो भी हमारा जूट बैग होता है उसके अंदर हम लपेट देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 3 दिनों के लिए हम क्या करेंगे, उसको पानी के अंदर डुबो के रखेंगे, ठीक है। और 3 दिनों के बाद में हम क्या करेंगे, निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, पानी जो भी होगा एक्स्ट्रा उसको हम सोख देंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है वहाँ पे उसको हम अप्लाई करेंगे, और जिस पर्टिकुलर लोड पे वो फेल हो रही है उस लोड को हम क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अभी आप एक चीज़ और, जो हमने मोर्टार मिलाया था सीमेंट सैंड और वाटर, है ना, तो सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर लेना है, यानी मसाला कितना लेना है, तो उसमें एक पार्ट आपको सीमेंट लेना है और एक पार्ट ही हमको क्या लेना है, रेती लेना है, सैंड लेना है, यानी 1:1 के प्रोपोर्शंस में हमको क्या लेना है, मोर्टार लेना है, सीमेंट एंड सैंड का रेशियो लेना है,
ठीक है। इसके बाद जो हमने ब्रिक वाला वाटर एब्जॉर्प्शन वाला टिप्स थी, इसको थोड़ा सा एक बार और फिर से रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले हमको जो भी रेंडमली ब्रिक्स है ना, हमने ब्रिक्स कलेक्ट किए, उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, ड्राई वेट लेंगे, है ना। ध्यान रखना है उसका जो भी मॉइस्चर वगैरह होगा उसको पहले हमको रिमूव करना पड़ेगा, जो भी नमी होगी उस पर्टिकुलर ब्रिक्स के अंदर ऑलरेडी पहले से एटमॉस्फेयर वाली, तो उसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है, और उसके बाद उसका इनिशियल वेट होगा वो हमारा W1 होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो 24 आवर्स के लिए पहले हम क्या करते हैं, उसको ओवन के अंदर ड्राई करते हैं, उसके बाद हम उसका वेट लेंगे और वो हो जाएगा हमारा W1 यदि 3 ब्रिक्स हमने कलेक्ट किए तो। और उसके बाद 24 आवर्स के लिए हम वापस उसको पानी के अंदर इमर्ज करवाते हैं, और उसके बाद में कलेक्ट करने के बाद में, वहाँ से निकालने के बाद में जो भी सरप्लस यानी एक्स्ट्रा वाटर उसमें टपक रहा है उसका वेट भी नहीं आना चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, एक सूखे कपड़े से साफ कर देंगे, और फिर उसका हम फाइनल वेट लेंगे W2 और उसके बाद हम क्या करेंगे, W2 - W1 डिवाइड बाय W1 वाले फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो उससे हमारा परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। कॉम्प्रेसिव टेस्ट का, ठीक, कॉम्प्रेसिव टेस्ट का एक बार फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो भी हमने ब्रिक्स ली है 24 आवर्स के लिए उसको हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है, यानी पहले उसको हम ड्राई करेंगे थोड़ा सा, जो जितना भी रूम का टेम्परेचर है ना, उस पर हमको मेंटेन करके रखना है ना ज़्यादा ना कम, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो फ्रॉग वाला जो गैप वाला जो पोर्शन होता है उसको हम 1:1 के सीमेंट मोटर जो होता है, सीमेंट सेंड का मसाला, उससे हम क्या कर देंगे, उसको फिल कर देंगे, फिर बैग के अंदर लपेटेंगे उसको, और बैग के अंदर लपेटने के बाद में हम क्या करेंगे, उनको वापस से हम 24 आवर्स के लिए 3 डेज़ के लिए हम क्या करेंगे, उनको पानी के टैंक के अंदर रख देंगे, ठीक है। एक बार फिर से कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट जो होता है ना, उसको हम कैसे चेक करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसके लिए हमको क्या करना है कि रेंडमली हमने कोई भी 3 ब्रिक्स मान लो लिए, ठीक, और उसको हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर 24 आवर्स के लिए उसको पहले रख देंगे। उसके बाद में जो हमारा फ्रॉग वाला ऊपर वाला जो गड्ढा जो होता है ब्रिक्स के अंदर, उसको हम 1:1 के प्रोपोर्शंस में मोटार लेंगे, सीमेंट सेंड का रेशो वाटर के साथ में, और उसको हम जूट बैग जो होता है उसके अंदर लपेट के हम क्या करेंगे, वापस 24 आवर्स के लिए हम रखेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है ना। 24 आवर्स के लिए हम रखेंगे उसको जूट बैग के अंदर लपेट के, और उसके बाद फिर हम बैग निकाल देंगे, फिर 3 डेज़ के लिए हम पानी के टैंक के अंदर डुबो के रखेंगे, उसके बाद निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस पर रखेंगे, ऊपर और नीचे हम क्या कर देंगे, एक जो लकड़ी की वुडन की जो प्लेट आती है थोड़ी सी, है ना, पतली वाली पत्ती जो आती है उसको हम रख देंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा लोड है वो थोड़ा सा और लेवल यानी यूनिफॉर्मली लगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन है उस पर हम लोड अप्लाई करेंगे 140, ठीक है। लोड जो हमको अप्लाई करना है वो किस रेट से करना है, 140, ठीक है, 140, ठीक है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली लोड अप्लाई करेंगे, तब तक कि जब तक कि वो ब्रिक्स हमारी फेल ना हो जाए, और जिस मैक्सिमम लोड पे वो फेल हो रही है उस लोड को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। और उसके बाद जो स्ट्रेंथ का हमारा फार्मूला होता है, स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला होता है, स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है हमारा लोड डिवाइड बाय एरिया, ठीक है, लोड डिवाइड बाय एरिया। इस हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ निकाल लेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में या kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसमें भी हम निकालना चाह रहे हैं जिस यूनिट में, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर ब्रिक्स जितने भी हमने ब्रिक्स ली है ना, उनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आना चाहिए, मिनिमम कितनी आना चाहिए, 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो जाएगा या 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है हमारी, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक या 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक मैक्सिमम जाती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला हमारा बचा है एफ्लोरेंस टेस्ट। एफ्लोरेंस टेस्ट क्या होता है, ये कि जो हमारा जो ब्रिक होती है उसके अंदर यदि लाइम कंटेंट यदि एक्सेस अमाउंट में यदि हो जाता है दोस्तों, तो उस कंडीशंस में हमारी क्या होती है, ब्रिक्स का ऊपर कुछ जो पानी के कांटेक्ट में आने पर यदि कांटेक्ट में यदि आती है तो ब्रिक्स के ऊपर वाइट पैचेस की इस प्रकार की क्या हो जाती है, एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो ये हार्मफुल होती है, ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमने एक पात्र लेंगे, कोई भी ट्रे वगैरह या जो भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी जितने ब्रिक ले रहे हैं हम, है ना, उन ब्रिक्स को हम इस प्रकार से वर्टिकली, ठीक है, इस प्रकार से वर्टिकली हम क्या करेंगे,
इमर्स करवाएंगे पानी के अंदर। अब पानी ध्यान रखना कितना पानी लेना है, इस ट्रे के अंदर हमको 2.5 सेंटीमीटर हाइट तक ही हमको केवल पानी फिल करना है, ठीक। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के लिए लगभग आधा से 1 घंटा मान सकते हैं, मैक्सिमम 1 घंटा मान सकते हैं, ठीक है। या डिपेंड करेगा कि जो भी हमारी ब्रिक्स है उसने पानी कितनी देर में सोख लिया है, ठीक है। मैक्सिमम 1 घंटा, यदि पानी नहीं सोख रही है तो, ठीक। और यदि वो जल्दी यदि पानी सोख लेती है, यानी हमने 2.5 सेंटीमीटर हाइट तक हमने क्या किया है, इस ट्रे के अंदर पानी रखा है और उसके बाद में हमने ब्रिक को रखी है, ठीक है। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद में हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा भी हो सकता है मैक्सिमम, है ना, इसे ज़्यादा रखना है, ठीक। तो पानी क्या होगी, ब्रिक्स हमारी क्या करेगी, ये पानी को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। ब्रिक्स क्या कर लेगी, पानी को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो ब्रिक के अंदर पानी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपने को देखना है कि ये जो ब्रिक ने पानी एब्जॉर्ब किया है तो ये कितना एरिया पे कवर किया है, ठीक है। जो एरिया था, है ना, अब एरिया कौन सा हो गया इसमें, ये वाला और ये डायमेंशन हो गई, ठीक है। तो इसमें कितना एरिया उसने कवर किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो अब ये कितना पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए, नहीं कितना एफ्लोरेंस होना चाहिए, वाइट पेजेस की जो लेयर होना चाहिए वो कितने होना चाहिए। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी, जो 2.5 सेंटीमीटर वाली जो कंडीशन है, ये हमको 2 से 3 बार करना है दोस्तों। एक बार पानी उसने सोख लिया, फिर वापस उतना ही पानी हम डालेंगे, फिर से ब्रिक्स क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर से हमको डालना है, फिर से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ऐसे 2 से 3 बार हमको क्या करना है, पानी ऐड करना है उस ट्रे के अंदर। तो वो पर्टिकुलर ब्रुक अलग अलग बार फिर क्या कर लेगी, उसको एब्जॉर्ब करते जाएगी, तो उसमें एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा ऊपर। और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, इस प्रकार का उसमें वाइट पैचेस यानी कलर आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो ये हार्मफुल होता है, ठीक। अब यदि हम इसको कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए मानते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है कि यदि मान लो इफ द डिपॉजिट ऑफ इफ्लोरेंस इज इम्परसेप्टिबल देन इट इज़ क्लासीफाइड एज नील। यदि उसने कोई भी वाइट पेचेस यदि उसमें दिखाई नहीं दे रही तो उसको हम नील कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि मान लो वो 10% तक एरिया यदि कवर कर रहा है, मान लो, है ना, 10% तक यदि वो एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या मानेंगे, स्लाइटली मानेंगे, ठीक है। 10% तक यदि मान लो वो एरिया कवर कर रहे हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, स्लाइटली मानेंगे। और यदि 10 से 15% तक यदि मान रहे, है ना, एरिया कवर यदि कर रहे हैं 10 से 15%, ठीक है, 10 से 15% तक, तो उसको हम मॉडरेट मानेंगे, ठीक। और यदि मान लो इससे यदि ज़्यादा यदि आ रहा है तो उसको हम थोड़ा सा क्या मान लेंगे, हैवी मान लेंगे। और यदि मोर देन 50% यदि आ रहा है तो उसको हम सीरियस कंडीशन में मान लेंगे, हैवी सीरियस। और 50% से यदि ज़्यादा उसने एरिया कवर कर लिया है तो उस पर्टिकुलर ब्रिक्स को हम वैसे यूज़ नहीं करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, वो हमारे लिए हार्मफुल रहती है, ओके। इसके बाद यूजेस की बात करते हैं हम कि ब्रिक्स का कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स का वैसे देखा जाए तो हर कंस्ट्रक्शन में हर टाइप्स के एलिमेंट्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि दे आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, डैम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ब्रिजेस यानी पुलिया, पियर्स, है ना, कॉलम्स वगैरह, कौन किसके, ये ब्रिजेस के जो पियर्स वगैरह होते हैं, है ना, एंड साइड में जो लगे हुए रहते हैं, है ना, पुलिये के ब्रिज जो रहते हैं उसके एंड साइड में जो रहते हैं एलिमेंट्स उसको हम बोलते हैं पियर या अबूटमेंट बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा सीवर लाइंस वगैरह बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए भी, है ना, टनल्स वगैरह, लाइनिंग, पैचिंग वर्क, इस प्रकार की जो भी पैचिंग वर्क या जो भी फिलिंग वर्क होता है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक। इसके अलावा फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक होती है इसको हम जो भी हमारा आर्किटेक्चरल जो ऑर्नामेंटल वर्क होता है उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक। इसके अलावा सेकंड क्लास की ब्रिक होती है उसके थोड़े से कम लेवल वाले पे, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट की हम बात करें कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की जो ब्रिक होती है वो आर्किटेक्चरल और जो हमारे परमानेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्लास की जो ब्रिक होती है ना, उसको हम टेम्प्रेरी वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, थर्ड क्लास की जो ब्रिक होती है उसको हम टेम्प्रेरी के लिए, टेम्प्रेरी जो भी स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वाली जो जामा ब्रिक्स है उसको केवल और केवल हम फिलिंग वर्क जो करते हैं, हम फाउंडेशन की फिलिंग वगैरह करते हैं, है ना, प्लिंथ लेवल की या रोड की फिलिंग वगैरह करते हैं, तो उस प्रकार की वर्क के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आया हुआ है। और यदि कोई भी यदि डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। इसके पहले वाला यदि वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए, और इसके बाद आने वाले जितने भी वीडियो है, ठीक है, तो वह आपको समय से मिलते रहे। उसके लिए आपको, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को,
ठीक है, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और जो भी डाउट वगैरह है, ठीक है, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। थैंक यू।